क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर आज से अपन वापस से पूरा क्लास 12 अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे इस बुक के साथ। आपके पास अगर 2024 का टीएस रेवाल का एडिशन है तो बहुत अच्छी बात है, वो 100% वर्ड टू वर्ड मैच कर जाएगा। वो नहीं है और कोई पुराने एडिशन है तो वो भी आपको ऊपर नीचे कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर 2024 का एडिशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पुराना भी चलेगा अगर कोई है ऐसा तो। अब अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा है तो आज मैं सब स्टार्ट करूंगा, तो आज से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी आप 100% सब कुछ कवर कर पाओगे। अगर आपको चीजें आती है तो थोड़ा सा पढ़ के आए ताकि आपको क्लास में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। चीजें नहीं आती है तो प्लीज रोज रेगुलर अटेंड करें क्लास को और 100% ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है क्या। सो चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे अपन। पेज नंबर 1 ही है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की दे रखी है अपन को। पेन पेंसिल निकाल लो, पीछे 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 फटाफट पेन पेंसिल निकाल लो, मार्क करना डेफिनेशन। लिखा है डेफिनेशन के अंदर, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, वहां एस को सर्कल करना, वहां एस को सर्कल करना। पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। एस लिखा है, एस का मतलब क्या है? कम से कम कितने होंगे? दो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। ये 50 कहां से आया है? कंपनीज एक्ट 2013 से आया है। तो वहां लिखना पर्सन, एस को सर्कल करना, मतलब मिनिमम 2। वहां एस को सर्कल करके लिखना मिनिमम 2। हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, किसके बारे में अग्री करा है? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट किसका? बिजनेस का। तो सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ, लॉस लिखा हुआ, मतलब लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है, लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। डेफिनेशन में सिर्फ वर्ड प्रॉफिट लिखा हुआ है तो इसलिए प्रॉफिट शेयर होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। लॉस शेयर हो ये कंपलसरी नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी शेयर होता है, बाय डिफॉल्ट लॉस भी शेयर होता है। Who have agreed to share the profit of a business, बिजनेस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, डन ऑन अ रेगुलर बेसिस विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस। फिर एक ब्रैकेट लगाना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो बोलता हूं। एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। खुद के लिए भी काम करता है और बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर भी काम कर रहा होता है, ठीक है क्या। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। या दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम क्या है इसका? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। दूसरा नाम क्या है इसका? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। पार्टनर्स को कलेक्टिवली जिस नाम के अंदर वो काम कर रहे हैं उस नाम को अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं उसको? पार्टनरशिप फर्म। पेज नंबर 1.2 पर आना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप दिया हुआ है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है 2 और मोर पर्सन, कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नाउ 2 और मोर की बात तो हो गई, 2 तो मिनिमम 2 है, मोर में मैक्सिमम 50 हो गया। पर्संस का मतलब क्या है? पर्सन का मतलब क्या है? मतलब पार्टनर अगर बनना है तो पार्टनर कौन होगा? पर्सन। और वो पर्सन कौन है? जो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नाम बोलो वापस से, के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है वो ही पार्टनर भी बन सकता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है पार्टनर बनने से, मतलब मना कर दिया है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। किस किस को डिस्क्वालीफाई किया है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब? अनसाउंड माइंड का मतलब तन्मय, जो डिसीजन लेने की स्टेट में ना हो, मतलब ये करूं कि वो करूं कि समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल होता क्या है पहले वो तो समझ में आए। अनसाउंड माइंड और कोई? अनसाउंड माइंड और कोई? और कोई? और कोई? हाँ जी, अनसाउंड माइंड
बाहर निकाल दूँ क्लास से अगर तेरे को नहीं आया तो, ध्यान रखना बात। बहुत बढ़िया। The person is not in a position to understand the thing as and when said. जब जो जैसे कहा गया और उसको वैसे समझ में आता नहीं है तो पर्सन क्या कहलाता है? अनसाउंड माइंड। एग्जांपल के तौर पे पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट, अ पर्सन इन द कंजम्पशन ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, जिसको आप कुछ भी समझा लो उसको समझ में आता तो क्या कहलाता है? अनसाउंड माइंड। क्या कहलाता है वो? तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, तो पार्टनर भी नहीं बन सकता। एक 1 मार्क एमसीक्यू में आ सकता है, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है क्या? तो वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से पार्टनरशिप करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब रिलेशनशिप एंटर ही कैसे होगा? जब एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो ओरल भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है क्या? तो एक नई लाइन लिख लो, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज voluntary and contractual. The nature of partnership is voluntary and contractual. फिर लिखा हुआ है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ मतलब किसी दूसरे एक्ट ने उसको क्या कर दिया है? डिस्क्वालीफाई कर। डिस्क्वालीफाई करने वाला मना कर दिया कि तुम पार्टनर बन। तो किस किस को डिस्क्वालीफाई किया? सोचा, नाम लिखवा रहा हूं, वो लिखो। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट मतलब जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, मेरे कहने से नहीं, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो क्या है? इंसॉल्वेंट है। ठीक है। कन्विक्ट, CONVICT, CONVICT, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब जिसके ऊपर प्रूव हो गया है कि उसने क्राइम किया है। आरोप क्या है? क्या आरोप नहीं है, प्रूव हो गया है। बात समझ आती है? वो कन्विक्ट है। देखो, एलियन एनिमी, जादू, एलियन एनिमी, ALIEN, एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब वो देश या वो देश का नागरिक जिसके साथ हम वॉर पर है। ठीक है, एलियन एनिमी एक्सेट्रा। फिर माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर 1 मार्क एमसीक्यू आता है? अगर कैन माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? No, he cannot become a partner in partnership firm, but he can be admitted for the benefits of partnership. तो अगर 1 मार्क आता है तो माइनर पार्टनर बन नहीं सकता। एक्सेप्शन के तौर पर अगर वो बनता है तो उसको खाली क्या मिलेगा? फर्म का बेनिफिट मिलेगा। बात समझ में आती है क्या? तो माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ही इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ही कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट ओनली इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड नॉट इन लॉसेस। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। ये 50 का लिमिट कहां से आया है? अब देखो, समझो क्या हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 में जब नया आया तो उसने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 और एज प्रिस्क्राइब्ड। कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 100 और एज प्रिस्क्राइब्ड। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? फिर 2014 में कंपनीज मिसलेनियस रूल्स है। अब बेसिकली क्या होता है? हर साल कुछ कुछ नया एडलेस करना होता है, तो हर साल एक रूल्स निकालते रहते हैं। तो कंपनीज रूल 2014 आया, उसने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इज 50। कितना बोल दिया? 50। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने अपर सीलिंग लगा दिया, 100 से ऊपर तो कर ही नहीं सकते। मतलब प्रिस्क्राइब भी 100 से ज्यादा नहीं होगा। कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 ने क्या बोला? कितना प्रिस्क्राइब कर रहा हूं? 50। कितना प्रिस्क्राइब कर रहा हूं? 50। ठीक है क्या? तो एज ऑन टुडे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर? 50। 50 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट वी हैव इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब दो तरह से हो सकता है। इट कैन बी एन ओरल अग्रीमेंट, इट कैन बी अ रिटन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना जरूरी है, ओरल हो या रिटन हो उससे फर्क पड़ता नहीं है। रिटन अग्रीमेंट को अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। रिटन अग्रीमेंट को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। देन वी हैव नेक्स्ट इज बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एग्जिस्ट करती है। बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न। इसका हिंदी मतलब एक ये भी हुआ कि पार्टनरशिप में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर सकता हूं। मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करी जा सकती जो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पर रन हो रही है। नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस मतलब चैरिटी के लिए रन हो रही है। तो कहीं लिखो बुक में ही, partnership cannot be formed, partnership cannot be formed for charitable purpose. Partnership cannot be formed for
चैरिटेबल पर्पस। सो प्रॉफिट शेयरिंग, सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉस दोनों बाय डिफॉल्ट शेयर करेंगे, पर हम किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किस बात से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? किस बात से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? लॉस शेयर करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या फिर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। हिंदी मतलब इसका एक ये भी है कि किसी एक पार्टनर के कुकृत्य की वजह से बाकी सारे पार्टनर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर भी काम कर रहे हैं। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे नक्षत्र, अनुज और शुभम तीनों पार्टनर्स हैं। नक्षत्र, अनुज और शुभम तीनों पार्टनर्स हैं। शुभम जो है वो फाइनेंस वाला आदमी है, बैंकिंग वैंकिंग रिलेटेड सारे काम करता है। शुभम एक दिन बैंक गया और बैंक से 50 करोड़ रुपए का लोन लिया। शुभम ऐसा करता भी है ना, इसका फाइनेंस रिलेटेड, बैंक में पैसे जमा कराने का काम, बैंक से पैसे निकालने का काम, लोन लेने का काम, ये सारा काम किसका है? शुभम का है। अरे पार्टनरशिप में होता भी ऐसा ही है। तो शुभम एक दिन बैंक गया, बैंक से लिए 50 करोड़ रुपए लिए और 50 करोड़ रुपए सूटकेस में भरकर अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ कर निकल गया। ट्रेसेबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है। बैंक वाले अंकल ने अनुज और नक्षत्र में जो पार्टनरशिप फर्म है उनको नोटिस भेजा कि 50 करोड़ रुपए बकाया है आपके लोन के, आप ईएमआई भी नहीं भर रहे ना रीपेमेंट कर रहे हो, पैसे चुकाओ। क्या बैंक वाले अंकल नक्षत्र और अनुज से पैसे वसूल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक पार्टनर के कुकृत्य की वजह से बाकी सारे पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बात समझ में आती है क्या? इसी को प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। ओके है क्या एवरीवन? राइट्स ऑफ पार्टनर पहले लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा, किसी पार्टनर को मना नहीं कर सकती तो ऑफिस नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। ही हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स, जो कुछ बिजनेस में हो रहा है उससे पूछकर होगा, डिसीजन मेकिंग में उसको पार्टिसिपेशन होगा। थर्ड, ही हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। वेरी इंपॉर्टेंट राइट है, इस पे क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के अंदर। तो हर पार्टनर के पास में राइट है, किस चीज का राइट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का, देखने का कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अकाउंटिंग सही हो रही कि नहीं हो रही है, और चाहे तो उसकी कॉपी भी मांग सकता है कि कॉपी करके मुझे दे दो। नंबर 4, हर पार्टनर के पास राइट है प्रॉफिट लॉस शेयर करने का, उसके अग्रीड रेशो में, जो भी पीएसआर, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हुआ है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर पार्टनर क्या कर सकता है? प्रॉफिट शेयर कर सकता है। नंबर 5, if a partner has advance loan, he has a right to receive interest thereon at an agreed rate of interest। अगर लोन दिया है, कैपिटल के अलावा कुछ भी वैसा एडवांस करा है तो 6% पर एनम बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट मिलता है। पर अगर कोई और बात करी है, मतलब बोल दिया था लोन देते समय कि मैं तो 8% इंटरेस्ट लूंगा, मैं तो 11% इंटरेस्ट लूंगा, 12% लूंगा, तो फिर उस रेट पे मिलेगा। अगर कोई रेट अग्रीड नहीं है तो कितना परसेंट मिलेगा? 6%। फर्म हैज अ राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में हर पार्टनर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। हैज अ राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। किसी पार्टनर को रिफ्यूज कर सकता है कि नए बंदे को एडमिशन कराने से, ठीक है? तो मना कर सकता है, क्या मना कर सकता है? कि इसका एडमिशन नहीं होगा। लास्ट लिखा हुआ है, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। क्या कर सकता है वो? रिटायर हो सकता है नोटिस देकर। नोटिस मतलब इंफॉर्मेशन, नोटिस का मतलब क्या होता है? तो बोल सकता है कि अब मैं काम नहीं करना था, मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो मुझे 20 दिन 21 दिन पहले से एक नोटिस दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दी कि आई वांट टू रिटायर। ताकि 21 दिन नोटिस पहले टाइम पीरियड देना क्यों जरूरी है? ताकि उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे टेक ओवर कर सके, हैंड ओवर कर सके, और ताकि बिजनेस आगे स्मूथली रन होता रहे। तो नोटिस देकर रिटायर भी हो सकता है। ओके है क्या? अरे एवरीवन, देन वी हैव इज पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? अग्रीमेंट एंड राइटिंग, अग्रीमेंट एंड राइटिंग। इसमें बहुत सारी बातें लिख लेते हैं, मतलब जो कुछ पार्टनरशिप में होगा वो किसके हिसाब से गवर्न होगा? जो कुछ पार्टनरशिप में होगा वो किसके हिसाब से गवर्न होगा? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से गवर्न होगा। जो यहाँ लिख दिया वो फाइनल है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, जो लिख दिया वो फाइनल है। मतलब बोल दिया कि पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 99:1, तो 99:1। कोई ये नहीं बोल सकते इसका 99 क्यों, उसका 1 ही क्यों। जो लिख दिया वो फाइनल है। वो दिया आईओसी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 80% पर एनम, तो कितना मिलेगा? मेरी बात समझ में आती है क्या? तो जो भी डीड में लिख दिया
वो क्या होता है? फुल एंड फाइनल है। सब कुछ बिजनेस में जो होगा वो किसके हिसाब से होगा? पार्टनरशिप डीड में होगा। इसमें क्लॉजेस होते हैं। क्या होते हैं इसमें? अलग अलग तरह से कि नाम क्या होगा फॉर्म का, लिखे हैं देखो बहुत सारे। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम पता। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म के नाम पता। प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, क्या आईयूसी का रेट, क्या आईयूडी का रेट, क्या पीएसआर का रेट होगा, क्या आईयूएल का रेट होगा, क्या रेम्यूनरेशन देंगे पार्टनर को, मतलब क्या सैलरी देंगे, क्या कमीशन देंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस मेथड से किया जाएगा? अरे कौन कौन से मेथड हैं गुडविल वैल्यू करने के? पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में आएगा, पर फिलहाल थोड़ा सा तो मैं मानता हूं कि पढ़ा हुआ है। कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का वैल्यूएशन इन चारों में से कौन से तरीके से करना है वो भी रीड में बता देते हैं कि इस मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों ऐसा बताना जरूरी है? क्योंकि चारों मेथड से आंसर क्या आता है? अलग। तो वैल्यूएशन गुडविल अलग हो जाएगा इसलिए। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, फर्म का जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उस केस में रिवैल्यूएशन होगा। तो किस तरह से एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यू करेंगे, मतलब किसी को अपॉइंट करेंगे या अपन खुद ही डिसाइड कर लेंगे, क्या वैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे करना है, वो भी बात होगी। ये सारी बातें कहां लिखी जाएगी? पार्टनरशिप डीड में। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ जो है वो कहां लिख देते हैं? डीड में लिख देते हैं। इसी में एक बात इंपॉर्टेंट और भी होती है कि कभी कोई डिस्प्यूट अगर अराइज हो गया, कोई आपसी मतभेद हो गया, तो उस आपसी मतभेद को सॉल्व कैसे करेंगे? अरे है ना, अभी कितने लोग के बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन है? वेरी गुड। लड़ाई होती नहीं होती है? अरे लड़ाई होती नहीं होती है? कोई ऐसा है क्या जो भाई बहन है और लड़ाई नहीं होती है? नहीं होती? छोटा भाई बहन इतना सीधा है? कौन है, छोटा है बड़ा है? हाँ तभी। क्या? दुख दर्द पीड़ा। अच्छा, लड़ाई हुई भाई बहन के अंदर, मैटर सॉल्व कैसे होता, फाइनल सॉल्विंग कैसे होती है? हाँ, तो मम्मी ने जो फाइनल बोल दिया वैलिड है, और उसका रोल नंबर लिखना अलाउड नहीं है कि उसने ऐसा किया, उसने ज्यादा मिला, मेरे को कम हुआ, ऐसा वो अलाउड नहीं होता। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आपस में जब लड़ाई हो रही है तो कैसे होने वाला है? मम्मी के पास जाकर सेटल हो जाएगा। वैसे ही पार्टनरशिप डीड में भी लिख देते हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हुई तो उसका सेटलमेंट कैसे करना है। वो ऑलरेडी कहां लिख दिया है? डीड में लिख दिया। देखो अगर नहीं लिखेंगे ना तो कोर्ट जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आती है क्या? कोर्ट में अननेसेसरी डिले चीज चलती है, चीजों में टाइम लग सकता है, इसके लिए तो वो भी यहां लिख देते हैं कि डीड के अंदर कैसे करेंगे। अरे ओके है क्या? तो अब सपोज करो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर बनाई ही नहीं गई है, फिर क्या होता है? कुछ 5 चीजें अप्लाई करती है। 5 में पहला कौन सा है? पीएसआर कैसा होगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, सैलरी कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, जाएगा कितना परसेंट? ये 5 चीजें बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होगी ही होगी। कब? जब पार्टनरशिप डीड या तो बनाई नहीं है या डीड बनाई तो है पर डीड के अंदर इसके बारे में बातें ही। ओके है क्या? अरे एवरीवन, एवरीवन इसको कॉपी बना लो। भाई सैलरी कमीशन का दूसरा नाम रेम्यूनरेशन भी है। रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स बोथ सैलरी भी और कमीशन भी। भाई पेज नंबर 1.4 पे आ जाना इसके बाद।
कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखे हुए हैं, वो पढ़ेंगे। देखो ये पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क एमसीक्यू जो निकल के आता है वो कई बार बहुत छोटे से चीजों से निकल के आता है, जो स्पेसिफिक लाइन बेस्ड भी हो जाता है, वर्ड बेस्ड भी हो जाता है, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखे हैं पेज नंबर 1.4 पर नीचे। इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। भाई वैसे माइनर के अलावा मेजर की बात भी करेंगे, तो किसी का भी अगर पार्टनरशिप में एडमिशन करना है तो जरूरी क्या है, सारे पार्टनर्स का हाँ भरना। अगर कोई एक भी मना कर दे, मतलब आउट ऑफ 48 हाँ भर रहे हैं, एक मना कर रहा है, तो भी कहीं नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। Number 2, a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with an agreement among the partner। ठीक है क्या? तो जिस हिसाब से एडमिशन का तरीका बता रखा है उस तरीके से एडमिशन होगा। Partner may retire from the firm either with the consent of all the other partner or in accordance with an express agreement among the partners। अच्छा मुझे बताओ, मैं पार्टनर हूं, मैं काम नहीं करना चाहता, अब रिटायर होना चाहता हूं, तो मुझे रोक सकते हो क्या? नहीं। तो मेरे को अधिकार दिया गया कि डीड में जिस हिसाब से लिखा था वो फॉलो करके आप रिटायर हो जाओ, या नोटिस देकर, इंफॉर्मेशन देकर रिटायर हो सकते हो, जाने वाले को रोक नहीं सकते, इसका ध्यान रखना। हाँ तो कैसे रोकोगे? अच्छा मैं नहीं आता, मैं काम नहीं करना चाहता, तुम बोलो नहीं करोगे करोगे, मैं तो हाथ फोल्ड करके बैठ जाऊंगा, नहीं करता कर ले जो करना है। अरे और क्या, अभी आर्यन है, मैं बोल रहा हूं काम करो नील को, मैं तो नहीं करूंगा, तो कोई हाथ पकड़ थोड़ी काम कराऊंगा उससे। आर्यन, हाँ हाँ तभी तो कह रहा हूं, वो तो लेफ्टी तो है ना, तू तो किसको मुक्का मारा, किसने मारा? लास्ट लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट कंपलसरी। फॉर्म को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, कंपलसरी ऑप्शनल है, ठीक है क्या? फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ठीक है। मतलब कंपनी अगर है तो कंपनी का तो जन्म ही कब होता है? जब फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी का तो जन्म ही कब होता है? जब फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। तो कंपनी का जन्म ही नहीं हो सकता अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो पार्टनरशिप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी फॉर्म करी जा सकती है। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। फिर फिफ्थ लिखा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स द पार्टनरशिप ऑफ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। बाय डिफॉल्ट अगर किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो फर्म का क्या कर दिया जाएगा? डिसॉल्व कर दिया जाएगा। पर डीड में लिखकर चेंज किया जा सकता है कि डेथ विल नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है क्या? एडमिशन विल नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट विल नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, डेथ पर फर्म का खाली क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब आपसी रिलेशनशिप वापस से ड्राफ्ट हो जाता है, ठीक है क्या? कुछ नहीं बोला है तो डेथ विल लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पर डीड में लिखकर अपन अलग कर सकते हैं। ओके है क्या? अरे एवरीवन, चलिए पीछे बैक क्वेश्चंस पे आओ। देखो आप जब घर पे कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप घर पे सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लें, क्योंकि बैक क्वेश्चन जितने भी होंगे वो मैं यहां क्लास में करवा लूंगा। मेजॉरिटी बैक क्वेश्चंस जो आपके हैं टीएस ग्रेवाल के अंदर, करीब करीब 80% 90% जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पीछे हैं वो मैं क्लास में करवा दूंगा। जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आप घर पे सॉल्व कर लें और वो बहुत होंगे। तो इलस्ट्रेशन सॉल्व करने को भी क्यों कह रहा हूं घर पर? क्योंकि उसका आंसर आपको दिख जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई गलती होगी तो आपको हाथों हाथ आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो इलस्ट्रेशन आप घर पे कर लें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप मेरे साथ क्लास में कर लेंगे। फिलहाल पेज नंबर निकालें आप 1.96, जहां प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने क्वेश्चन। स्टार्टिंग के अंदर वो छोटे छोटे टॉपिक वाले क्वेश्चन जब करेंगे अपन टॉपिक तब अपन उसके क्वेश्चन करेंगे। आप फिलहाल निकालें क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन करना है? अरे कौन सा करना है? 15, क्वेश्चन नंबर 15। उसके पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन करने से पहले मुझे बताओ, एक अकाउंट है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? ये किसके एक्सटेंशन में बना है? किसके एक्सटेंशन में बना है? प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के एक्सटेंशन में बना है। ऐसा ही होता है ना? तो पीएल अकाउंट को तो खैर मैं एक बिना फॉर्मेट के बना रहा हूं।
मुझे बताओ पीएल अकाउंट में क्या क्या आता है? अरे पीएल अकाउंट में क्या क्या आता है? सारे इनडायरेक्ट। सबसे पहले यहां पर क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले यहां पर क्या आता है? फिर सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का नाम बताओगे? कोई नाम भी लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, मैनेजर का कमीशन, एक रेंट भी लिख देता हूं। अरे नहीं, बस बहुत सारे आते हैं यार, ऐसे तो कितने नाम लिखेंगे। ठीक है क्या? तो ये सारे कहां लिखे होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही होता है ना? अरे हाँ या ना? और इससे जो बैलेंसिंग निकलता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? नेट प्रॉफिट। क्या बोल देते हैं उसको अपन? सो ये बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा, जब अपन कक्षा 11वीं पढ़ रहे थे तो ये नेट प्रॉफिट, अच्छा क्रेडिट पे निकलेगा तो नेट लॉस भी हो सकता है। जब अपन कक्षा 11वीं पढ़ रहे थे तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ? कैपिटल में क्या हो जाता है? ऐड होता है। क्यों? क्यों ऐड होता है कैपिटल के अंदर? सोल प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है अल्टीमेटली उसका ही है प्रॉफिट। जो प्रोप्राइटर उसका अकाउंट का नाम क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल में क्या कर देते हैं इसको? ऐड। ऐसे ही होता है ना? पर जैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में पहुंच गया हूं तो यहां पर क्या सिंगल ओनर है क्या? नहीं है, मल्टीपल ओनर्स है। तो मल्टीपल ओनर्स है तो इस नेट प्रॉफिट किसी सिंगल पार्टनर को बिलोंग नहीं करता। तो ये नेट प्रॉफिट को मुझे बांटना पड़ेगा। बांटना पड़ेगा किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांटने के लिए एक नए अकाउंट का जन्म हुआ है। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अकाउंट का जन्म ही क्या हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांटने के लिए जिस अकाउंट का जन्म दिया गया है उस अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है उसका? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट को मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है यहां पर। ठीक है क्या? इस नेट प्रॉफिट को मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है यहां पर। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? और जिस जिस नाम से प्रॉफिट बांटा जाएगा वो सारे अप्रोप्रिएशन का पार्ट बन जाएंगे। तो पार्टनर को जो प्रॉफिट बांटते हैं उसका नाम क्या क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या हो सकता है? सैलरी। और क्या हो सकता है? कमीशन। और रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन एक ही बात हो गया। और इसके अलावा जो बच जाएगा फाइनली उसको क्या बोलते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। कैपिटल भी होता है और आप पढ़े लिखे हो तो करंट अकाउंट भी बोल सकता हूं, फिलहाल खाली कैपिटल लिख रहा हूं। अरे ओके है क्या? ये जो भी अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स को उसके पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसा ही होता है ना? अरे एवरीवन, तो मुझे बताओ अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द। जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो, टी से बना लेना। जिसने भी बना लिया मुझे क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाओ। पेज नंबर 1.96 पर है। पेज नंबर 1.96 क्वेश्चन नंबर 15। विनोद एंड मोहन का क्वेश्चन है। विनोद एंड मोहन का क्वेश्चन है।
डन। क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाओ। ये कॉपी कर लिया ना सबने? अरे कॉपी कर लिया ना सबने? क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 1.96 पर है। अपन जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखा हुआ है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल 1 लाख, मोहन कैपिटल 60,000। क्या कैपिटल अकाउंट का अमाउंट 1,60,000 तो दिया हुआ है, वो अप्रोप्रिएशन में आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। लिखा है आईओसी इज पेबल एट 6% पर एनम। आईओसी कितना परसेंट है? तो कहां आएगा? अप्रोप्रिएशन में आएगा कि अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा? आएगा। कहां लिखो अप्रोप्रिएशन के अंदर? डेबिट साइड पर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंकल का नाम क्या है? विनोद अंकल और मोहन अंकल। कैपिटल 1,00,000 और 60,000। 1,00,000 का 6% कितना होता है? 6,000। और 60,000 का 6% 3,600। को टोटल कितना हो गया? 9,000। विनोद टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। आपको पर मंथ से मतलब है कि पूरे साल से मतलब है? साल में कितने महीने? तो कितना हो गया? 36,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितने का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? 80,000। जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। कहां ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंसिंग बच रहा है? कितना बच रहा है? 34,000। मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या पार्टनर्स को जो प्रॉफिट देना है उसके बारे में कोई पीएसआर दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? तो मतलब डीड साइलेंट अबाउट पीएसआर। तो पीएसआर क्या हो जाएगा? इक्वल मतलब 17,200 और अरे ओके है क्या एवरीवन? कोई तकलीफ है क्या? पक्का नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 करके देखो। क्वेश्चन नंबर 16 करके देखो। क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाओ। थोड़ा जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करो। आई होप पेंसिल स्केल का इस्तेमाल आप सब कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करना है। तो मुझे फ्री हैंड से रफ बनाते हुए कोई नहीं मिलना चाहिए। मैं कॉपी फाड़ूंगा इस बार से। पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करें। आप सबके पास पेंसिल स्केल होनी चाहिए, खुद की अपनी, अड़ोसी पड़ोसी के भरोसे नहीं आए। गरीबी हो सकती है पर इतनी नहीं होनी चाहिए। हैबिट डालें डेबिट क्रेडिट लिखने की। हैबिट डालें पर्टिकुलर अमाउंट लिखने का, अकाउंट का नाम पूरा लिखने की। ये आपकी हैबिट में जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक एग्जाम के अंदर आपको टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करना पड़ेगा ये लिखने के लिए। लिखा हुआ है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एक शब्द लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। अपन बात कर चुके हैं वैसे तो, फिर भी कर लेते हैं। मुझे बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड हैं? कितने मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के? दो। दो कौन से? फिक्स्ड एंड फिक्स्ड में कितने अकाउंट? दो। फिक्स्ड में कितने अकाउंट? पहला कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कितनी चीजें? चार। कौन सी? ओपनिंग क्लोजिंग एडिशनल एंड विड्रॉल। इसके अलावा सब कुछ कौन से अकाउंट में होने वाला है? पार्टनर्स। सब कुछ मतलब क्या? आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ कौन से अकाउंट में जाएगा? पार्टनर के
करंट अकाउंट के अंदर। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग है तो अकाउंट खाली कितना खुलना है? एक। फ्लक्चुएटिंग है तो अकाउंट खाली कितना खुलना है? एक। कौन सा एक? बोलो ना, कौन सा एक? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब कुछ मतलब क्या क्या? ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल, विड्रॉल, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ कहां जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। कुछ नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है? फ्लक्चुएटिंग। कुछ नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल होता पार्टनर्स पर इतना। डीड ने बोला आईओसी दो 10% का, जेड को सैलरी दो इतना, प्रॉफिट इतना। बढ़िया, करके दिखाऊंगा अभी, मैं कॉपी में देखने आऊंगा। कर लिया क्या? लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर्स रीच टू डू, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, आईओसी देना है 5% का। नहीं, आईओसी कितना परसेंट का देना है? 10% का। तो 2 आईओसी। अंकल का नाम क्या है? एक्स वाई और जेड। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, उसके ऊपर 10% देना है तो कितना हो जाएगा? 50,000, फिर से 50,000 और फिर 25,000। कितना हो गया? 1,25,000। फिर बोला है सैलरी दो 20,000 पर मंथ की जेड को, तो 2 सैलरी जेड को देनी है 20,000 पर मंथ। साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितना हो गया? 2,40,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 आफ्टर जेड सैलरी वाज 4 लाख। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझो। जब मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां नेट प्रॉफिट लिखता हूं तो ये नेट प्रॉफिट ये वाला नेट प्रॉफिट ही होता है। अरे है ना? ये नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? इन सबको माइनस करने के whatever I have written in profit and loss, profit and loss account are known as charge against profit। क्या बोलते हैं इसको? और जो जो मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां लिखा है इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा ही होता है? अरे हाँ या ना? जो जो मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज आगे नहीं, जो अप्रोप्रिएशन जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब ये नेट प्रॉफिट निकाला है तो कहने से इस नेट प्रॉफिट को निकालने में सारे चार्जेस माइनस कर दिए, मतलब दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल द चार्जेस। दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल द चार्जेस। यही नेट प्रॉफिट यहां आया है और ये यहां लिखने के बाद इनके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आईयूसी, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। हाँ या ना? तो कहने से ये जो नेट प्रॉफिट मैंने लिखा है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, दिस शुड बी कंपल्सरी आफ्टर ऑल द चार्जेस। हाँ या ना? बट बिफोर ऑल द। तो कंपल्सरी बात जो है वो ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर all the
अप्रोप्रिएशन ऐसा ही होना चाहिए ना, बोलो ना। जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, सारे चार्जेस के तो, अरे सारे चार्जेस के तो, पर सारे अप्रोप्रिएशन से। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है तो मुझे नेट प्रॉफिट को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर कोई चार्ज माइनस हुआ हुआ नहीं है तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कोई अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है तो उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना, हाँ या ना। नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर ऑल द, बिफोर ऑल द, आफ्टर ऑल द, बिफोर ऑल द। फैंटास्टिक। सो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर लिखा हुआ है लास्ट के अंदर, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 आफ्टर जेड सैलरी वाज 4 लाख। ये जेड का सैलरी क्या है, चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है, जेड कौन है, जेड कौन है, पार्टनर को जो भी देता हूं वो क्या कहलाता है, अप्रोप्रिएशन। तो जेड का सैलरी, पार्टनर का सैलरी क्या है, तो अप्रोप्रिएशन से पहले चाहिए अप्रोप्रिएशन के बाद चाहिए, पहले, पर इसने क्या लिखा है, बाद में। तो सैलरी के बाद है, मतलब नेट प्रॉफिट में सैलरी माइनस हो चुका है, होना चाहिए था क्या, तो वापस सैलरी से पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या कर दूं, उसको ऐड कर दूंगा। तो यहां जब मैं नेट प्रॉफिट लिखूंगा तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4 लाख, इसमें जेड का सैलरी कितना है, 2,40,000, ये क्या करना पड़ जाएगा, ऐड। तो प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब नेट प्रॉफिट कितना है, 6,40,000। अब 6,40 और ये भी 6,40, जो बच जाएगा उसको यहां पर क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों करंट, फिक्स लिखा हुआ था, कितना बच रहा है सब, कितना, 275 बच गया क्या, किसको बटेगा, एक्स वाई और जेड को, क्या रेशो, 2:2:1 रेशो दिया हुआ है, बांटो धीरे 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 धीरे, 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। अरे ओके है क्या, किसको तकलीफ है, किसको तकलीफ है कि 240 क्यों ऐड किया है, कौन ऐसा बोलता है कि वहां 240 मत लिखो यहां पर ही मत लिखो, आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा पर नंबर 0 मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बट बिफोर ऑल द, फैंटास्टिक। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करना है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट से करना है, देखो अकाउंटेंसी में जितना स्पीड में काम करोगे उतना नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस, इसका ध्यान रखना, तो आपके पास स्पीड होना जरूरी है। जल्दी जल्दी,
लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विथ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। आईयूसी देना है 5% पर annum का, तो 2 आईयूसी किस किस को देना है, एक्स और वाई को। कितना कैपिटल है, 8 लाख का 5% कितना होता है 40, और 6 लाख का 5% टोटल कितना हो गया 70,000। आगे लिखा है y is to be allowed an annual salary of 60,000। एनुअल सैलरी लिखा है मतलब पूरे साल का ही लिखा है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत, which has not been withdrawn। not been withdrawn का मतलब घर लेकर नहीं गया, बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा होता तो वैसे भी मानता हूं कि घर लेकर नहीं गया। घर लेकर नहीं गया मतलब ड्राइंग्स इसने नहीं करी। ओके है क्या, तो नॉट बीन विड्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां लिख लो। नॉट बीन विड्रॉन को अंडरलाइन करके वहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बाय डिफॉल्ट नॉट बीन विड्रॉन ही होता है हर केस में। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर आईओसी बट आफ्टर सैलरी वाज 240। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर ऑल द, बिफोर ऑल द। अब इसने लिखा 240 का नेट प्रॉफिट है बिफोर आईयूसी। आईयूसी से पहले चाहिए बात चाहिए पहले, बट आफ्टर सैलरी, सैलरी के बाद चाहिए सैलरी से पहले चाहिए पहले। ये कैसे दिया हुआ है बात, तो सैलरी का अमाउंट क्या करना पड़ेगा इसमें, ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आता है क्या, तो कहने से 240 प्लस 60 कितना हो गया 3 लाख। अरे ओके है क्या सब लोग, तो जो बच जाएगा उसको यहां पर क्या बोल देंगे। अच्छा आगे एक बात और लिखी है, लिखिए एक बात और लिखी, वो ध्यान से पढ़ो। A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager। मैनेजर क्या देना है कमीशन, मैनेजर को कमीशन इज व्हाट, चार्ज और अप्रोप्रिएशन, चार्ज। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द, तो कमीशन का अमाउंट इसमें से क्या करना पड़ेगा, तो कमीशन का अमाउंट कितना हो जाएगा 3 लाख का 5% मतलब 15,000 माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट फाइनल कितना बचेगा 2 लाख। ये समझ में आता है क्या। ऑल्टरनेटिव मैनेजर कमीशन का जो अमाउंट है वो अलग से कौन सा अकाउंट खोल के किया जा सकता है, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के अंदर बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख, टू मैनेजर कमीशन 15,000, फिर टू नेट प्रॉफिट 2,85,000 जिसको यहां पोस्ट कर सकते हो। और नहीं अलग स्पेसिफिकली बोल रहा है क्वेश्चन तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है क्या, अरे बोलो ना एवरीवन। तो जो बच गया उसको यहां पर क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बच गया सब 1,55,000। बांट दो, किसके बीच में बांटोगे, एक्स और वाई। क्या पीएसआर है, बांटो 3:2 में 93 एंड, बहुत ही बढ़िया। मेरे को ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताना। देखो एक बात ध्यान रखना, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद दोबारा मौका सिर्फ बोर्ड के टाइम पर जो रिवीजन होगा उसमें मिलेगा, वो रिवीजन ही होगा, उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं होने वाली। यहां तो अपन 100% पढ़ रहे हैं, अपन 100% पढ़ रहे हैं। द ओनली डिफरेंस आपने स्टार्टिंग पढ़ा था और आज पढ़ रहे हो इज द स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं, पढ़ाऊंगा 100% ही। तो इसके बाद दोबारा मौका 100% पढ़ने का नहीं मिलने वाला, एटलीस्ट इस साल। तो आपकी इच्छा दूसरे साल पढ़ने की तो एक अलग बात है, आई होप इच्छा अगले साल वापस पढ़ने की तो नहीं है, मतलब मेरे एंड में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। तो यार अगर कुछ ऐसा लगता है तो समझ में नहीं आ रहा तो यार अब पूछ लो, अब नहीं पूछोगे तो कुछ नहीं होगा। किसी को 285 कैसे निकाला उसमें समस्या है क्या, ये 3 लाख कहां से आया नेट प्रॉफिट, ये वाला ये रहा। ओके है ना, उसी का मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर दिया और वो माइनस हो गया। क्लियर है क्या सब लोग, एवरीवन प्लीज। क्वेश्चन नंबर चलो ठीक है, बस इतू सा पढ़ के आना, थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ आईयूसी आईयूडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो रिवाइज करके आना। ठीक है, कॉपी खोलना, कॉपी में सब कुछ लिखवा रखा है पहले वाली कॉपी के अंदर। ठीक है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय, टेक केयर, बाय बाय।